नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूनी एग्जाम के इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज दिनांक 9 अक्टूबर 2024 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं क्या। तो देखिए, पहला जो न्यूज है वो द हिंदू से लिया गया है। जैसा कि कल हमने चर्चा किया था कि नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो रही है, और कल हमने बताया था आपको कि चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार जो है उनकी घोषणा की गई है, और वो जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं विक्टर एम्ब्रूज और गैरी रुबिन को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है चिकित्सा में माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। ठीक है, तो उसके साथ साथ आज जो इंपॉर्टेंट खबर है वो है जो भौतिकी शास्त्र में है उसके नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है, और ये पुरस्कार अमेरिका के जॉन हॉपफील्ड और ब्रिटिश कनाडाई जो जेफरी हिल्टन है उनको प्रदान किया गया है। तो 2024 का जो आपका भौतिकी का जो नोबेल प्राइज है वो किसको प्रदान किया गया है? जॉन हॉपफील्ड और अमेरिकी ये है प्रोफेसर है जॉन हॉपफील्ड और ब्रिटिश कनाडाई प्रोफेसर जेफरी हिल्टन को प्रदान किया गया है। और ये उनको किस लिए प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है उनके मशीन लर्निंग के अध्ययन और उसके साथ साथ एआई मतलब कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे उनके जो महत्वपूर्ण योगदान थे उसके लिए इनको प्रदान किया गया है भौतिकी का नोबेल प्राइज, फिजिक्स का नोबेल प्राइज 2024 का। तो एआई जो है उसका एल्गोरिदम जो है मनुष्य जैसे मनुष्य के मस्तिष्क जिस तरीके से काम करता है तो उस तरीके से मशीन लर्निंग को विकसित करने में इन दो वैज्ञानिकों को उनकी सोचने की क्षमता को विकसित करने में इन दो जो प्रोफेसर हैं वैज्ञानिक हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस वजह से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो 2024 किसको प्रदान किया गया है। तो आप देख रहे हैं किसको? अमेरिका के जॉन हॉपफील्ड और ब्रिटेन के आपके जेफरी हिल्टन। और कल जो हमने चर्चा की थी वो चिकित्सा के नोबेल प्राइज की बात की थी कि चिकित्सा क्षेत्र में माइक्रो आरएनए की खोज के लिए कल प्रदान किया गया था अमेरिकी वैज्ञानिकों को। तो ये आप द हिंदू से जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है किससे संबंधित? नोबेल प्राइज से। अब हम आगे नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं कि आज की अन्य जो इंपॉर्टेंट न्यूज है। अन्य जो इंपॉर्टेंट आपके न्यूज है वो साइंस टेक से संबंधित है। PSLV C-37 इसरो के जो आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है उसने अभी ये आपको जानकारी दी है कि PSLV C-37 का जो रॉकेट का ऊपरी हिस्सा था PS4 उसका जैसे अनुमान लगाया गया था पहले वो उस तरीके से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है। तो आप जानते हैं कि वर्ष 2017 में PSLV C-37 छोड़ा गया था जो 104 उपग्रहों को अपने साथ लॉन्च किया गया था, और ये उपग्रह 15 फरवरी 2017 को यहां भारत से छोड़ा गया था। और इसके साथ इसमें क्या इंपॉर्टेंट थे? एक तो कार्टोसैट 2D उपग्रह जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए था, और उसके साथ साथ 103 अन्य छोटे छोटे उपग्रह भेजे गए थे। ठीक, तो क्या है अभी इसरो ने यह जानकारी दी है कि PSLV C-37 रॉकेट का जो ऊपरी हिस्सा P4 है उसका जैसा कि अनुमान लगाया गया था वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है। ठीक, और PSLV C-37 104 उपग्रहों को लॉन्च किया गया था। PSLV C-37 15 फरवरी 2017 को कार्टोसैट 2D के साथ 103 अन्य उपग्रहों के साथ लॉन्च किया गया था। जो अन्य उपग्रह ये देखिए यहां पर न्यूज में दिया हुआ है, जो अन्य सैटेलाइट उपग्रह थे वो INS-1A, INS-1B, एल्फरावी 1, बेगुसैट, डीडो 2, नाइफ 1, इस तरीके से 103 छोटे उपग्रह शामिल थे। उसमें एक कार्टोसैट 2D सबसे इंपॉर्टेंट उपग्रह था। कार्टोसैट 2D का कार्य क्या है? यह है कार्टोसैट 2D पृथ्वी का नियमित और उच्च रेजोल्यूशन वाली छवियां प्रदान करेगा। यह ऐसा उपग्रह है जो उच्च रेजोल्यूशन की उच्च क्षमता की फोटोज जो है पृथ्वी की वो नियमित रूप से प्रदान करेगा, और इनका उपयोग मानचित्रण में, मैपिंग में, जो अलग अलग क्षेत्र हैं भारत के उनके मैपिंग में, उसके अलावा पर्यावरण निगरानी में कि किस तरीके से वन
कहाँ हो रहा है, किस तरीके से ग्लेशियर की क्या स्थिति है, नदियों की क्या स्थिति है, इनका अध्ययन किया जाएगा। और उसके साथ साथ आपदा राहत और घटनाओं की निगरानी के लिए कार्टोसेट 2D हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो PSLV C-37 के द्वारा छोड़ा गया था 2017 में। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो द हिंदू में दिया हुआ था। हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट जो खबर है वो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से संबंधित। हमने अभी कुछ दिन पहले ही नेक्स्ट वीक में चर्चा किया था कि जो मिथुन चक्रवर्ती हैं उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है, ठीक है, और वो पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान वितरित दिया जाएगा। तो आप अभी ये जो कार्यक्रम है ये इसका आयोजन किया गया कल, और इसमें क्या हुआ, 17वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था उसके अंतर्गत विभिन्न पुरस्कार वितरित किए गए। राष्ट्रपति जो हमारी है द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को प्रदान किया। तो कुछ जो नेक्स्ट वीक में ये घोषणा हुई थी कि वर्ष 2022 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा, तो कल उनको प्रदान किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये पुरस्कार जो है वो जीवन पर्यंत मतलब लाइफ टाइम जो फिल्म के क्षेत्र में जिनका योगदान होता है उसके लिए प्रदान किया जाता है। तो ये अभिनेता जो मिथुन चक्रवर्ती हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया कल। इसके साथ साथ कुछ अन्य राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए जिसकी चर्चा हम यहां पर करेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो ऋषभ शेट्टी जो एक्टर हैं, ठीक, ये है ऋषभ शेट्टी को प्रदान किया गया उनकी कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए। उनकी जो कन्नड़ फिल्म थी कांतारा के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऋषभ शेट्टी को प्रदान किया गया। इसके साथ साथ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है वो नित्या मेनन को दिया गया। तमिल फिल्म थिरुचित्रवल्लम के लिए इनको प्रदान किया गया। ये तमिल एक्ट्रेस हैं, इनको इनकी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और इसके साथ साथ मानसी पारिक, ये संयुक्त रूप से इनको दिया गया। मानसी पारिक गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए प्रदान किया गया। तो जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वो किसको, कन्नड़ फिल्म कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को, और बेस्ट एक्ट्रेस जो अवार्ड है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो दो लोगों को, नित्या मेनन और मानसी पारिक को दिया गया। इनको गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस और इनको तमिल फिल्म थिरुचित्रवल्लम के लिए प्रदान किया गया। इसके अलावा जो अन्य पुरस्कार दिए गए वो बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए, पार्श्व गायक के लिए यह पुरस्कार किसको दिया गया, अरिजीत सिंह को प्रदान किया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के दौरान। और इसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का जो अवार्ड है वो बॉम्बे जयश्री को प्रदान किया गया। ठीक है, तो आपने देखा सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड, उसके बाद प्लेबैक सिंगर मेल और फीमेल, मेल में अरिजीत सिंह और फीमेल में बॉम्बे जयश्री। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वो मलयालम फिल्म अट्टम को दिया गया। मलयालम फिल्म अट्टम को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड, और सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया, आईना। सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड जो है वो आईना को दिया गया। तो सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म वो मलयालम फिल्म अट्टम को, और सर्वश्रेष्ठ जो नॉन फीचर फिल्म है वो किसको दिया गया, आईना को। तो फीचर फिल्म क्या होता है, ये फीचर फिल्म आप थोड़ा सा यहां से जान लीजिए कि फीचर फिल्म्स होती है वो मनोरंजन पर आधारित होती है। उनकी स्टोरी कुछ भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, सत्य आधारित हो सकती है और सत्य भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से ये मनोरंजन फिल्में होती हैं फीचर फिल्म। और सर्वश्रेष्ठ जो नॉन फीचर फिल्म्स हैं ये क्या होते हैं, नॉन फीचर फिल्म्स कोई डॉक्यूमेंट्री होती है, किसी घटना पर आधारित होती है, किसी सत्य जीवन पर आधारित होती है, तो ऐसी फिल्में जो होती हैं उनको नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसमें आईना है और इसमें मलयालम फिल्म अट्टम है। तो हमने 17वां जो राष्ट्रीय 70 जो नेशनल फिल्म अवार्ड हैं उनके बारे में हमने देख लिया। हम आगे बढ़ते हैं।
हम देखते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार क्या है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा पुरस्कारों में से एक है और यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। तो भारतीय सिनेमा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। 1954 में इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी और यह पुरस्कार हर साल फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है और ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड है ये हर साल वितरित किया जाता है फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा और ये सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। इनकी शुरुआत 1954 में हुई थी और ये सिनेमा के विभिन्न क्षेत्रों में, फिल्म के विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं उनके लिए प्रदान किया जाता है। ठीक, तो हम ये इंपॉर्टेंट न्यूज देख लिए। अब इसके साथ साथ हम आगे अपनी और इंपॉर्टेंट जो न्यूज है उसके लिए बढ़ते हैं। तो आज की जो अनइंपॉर्टेंट न्यूज है वो है, अभी एक यहाँ पर आप टिप देख रहे हैं, तो ये है कोलकाता स्थित रक्षा PSU गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE ने नौसेना का दूसरा सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक सौंप दिया है। ठीक, तो INS निर्देशक जो है वो क्या है, सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। ठीक, ये निर्माण किसके द्वारा हुआ है, ये रक्षा PSU से, पब्लिक सेक्टर यूनिट से, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है जो कोलकाता में स्थित है। ठीक है, उसके द्वारा जो सबसे बड़ा स्वदेशी निर्देशक होता है INS निर्देशक, इसको क्या है अब नौसेना को सौंप दिया गया है। और इससे पूर्व जो है इसी श्रृंखला के जो ये दूसरा है, तो इससे पहला वाला जो था वो था सर्वेक्षण पोत INS संधायक जो था वो नौसेना को सौंपा गया था। ये फरवरी 2024 में, ये फरवरी 2024 में इसी वर्ष ये पहला जो था ये यान सौंपा गया था और इस बार अक्टूबर में ये जो दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है INS निर्देशक, इसको सौंपा गया है। ये जो सर्वे पोत है ये क्या करेंगे, समुद्री आंकड़ों के विश्लेषण के अलावा कई प्रकार के नौसैनिक अभियानों को अंजाम देंगे और इसके अलावा इनका मुख्य काम बंदरगाह, जहाजों के रास्ते, तटीय इलाकों और गहरे समुद्र का सर्वेक्षण करना है। ठीक, तो ये जो सर्वे पोत है इनके द्वारा क्या किया जाएगा, नौसैनिक अभियानों और समुद्री आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा और इसका काम क्या है, बंदरगाहों, जहाजों के रास्ते, तटीय इलाकों और गहरे समुद्र का भी सर्वेक्षण किया जाएगा। तो आपने जान लिया कि जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है उसके द्वारा जो सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है दूसरा, वो INS निर्देशक है, उसको नौसेना को सौंप दिया गया है और उससे पहला जो था वो INS संधायक था। ठीक है, तो ये आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज थी। इसके बाद हम नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो अभी जो आपका रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है और उसके जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एक हमसफर नीति की घोषणा की है। ठीक, तो राष्ट्रीय राजमार्गों को सुगम और सरल बनाने के लिए एक हमसफर नीति की घोषणा की गई है और इस नीति के घोषणा राष्ट्रीय राजमार्गों की यात्रा को सुगम बनाना है। क्या होगा इसके तहत, हाईवे जो नेटवर्क हैं, उन जो हाईवेज हैं उनके अंतर्गत जगह जगह पर कुछ कुछ दूरी पर स्वच्छ शौचालय, व्हील चेयर, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनकी चार्जिंग सेंटर्स, जगह जगह पेट्रोल पंप्स, रेस्तरां और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक ये क्या था, इनकी कमी थी, हाईवेज पर चलते समय शौचालय जो आपका होते थे उनकी कमी थी, व्हील चेयर, EV चार्जिंग नहीं मिलते थे, पेट्रोल पंप्स की कमी, पार्किंग और रेस्तरां की कमी देखी जाती थी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए नेशनल हाईवेज पर एक हमसफर नीति की घोषणा की गई है। तो हमसफर नीति के माध्यम से जो राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबी यात्रा है उसको सुगम और सरल बनाया जाएगा। तो हमसफर नीति किससे संबंधित है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो न्यूज है वो है ग्रीन मेघालय प्लस योजना की घोषणा मेघालय के
मुख्यमंत्री कोरनाड संगमा ने तुरा एक प्लेस है मेघालय में, तो वहां के मुख्यमंत्री कोरनाड संगमा ने मेघालय ग्रीन प्लस योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य सरकार की पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज के पहल का विस्तार है। ये ऑलरेडी ये योजना चल रही थी, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज पीईएस, इसी के अंतर्गत ग्रीन मेघालय प्लस योजना को जोड़ा गया है। ठीक है, और इसके तहत क्या किया जाएगा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण सतत विकास पर जोर दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर जोर दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो स्थानीय समुदाय हैं, व्यक्ति हैं, उनको पर हेक्टेयर कुछ अमाउंट मनी दी जाएगी, जिससे वो आर्थिक सहायता के माध्यम से क्या करेंगे, वन संरक्षण को संरक्षित करेंगे। और ये क्या है, पर हेक्टेयर 20,000 रुपए आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें गांव हो सकते हैं, समुदाय हो सकते हैं, उनको पूरे समुदाय को दिया जाएगा, या व्यक्तियों के समूह को या व्यक्ति को पर हेक्टेयर आपको 20,000 रुपए दिए जाएंगे, जो वन संरक्षण के लिए आवश्यक है। अब हम अपने जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक सम्मेलन है जो विश्व दूरसंचार मानकीकरण महासभा, जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA 2014 का वैश्विक सम्मेलन है, वो कहां होगा, नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये उससे संबंधित खबर है। तो विश्व दूरसंचार मानकीकरण महासभा 2024 का एक महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन, जिसे अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कहां पर, नई दिल्ली में। ठीक, और ये पहली बार आपका नई दिल्ली और यहां तक कि साउथ एशियन कंट्रीज में आयोजित किया जा रहा है विश्व दूरसंचार मानकीकरण महासभा का सम्मेलन। ठीक है, तो इस सम्मेलन में क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक दूरसंचार मानकों को निर्धारित करना, उन्हें विकसित करना, और ताकि दुनिया भर के दूरसंचार सेवाओं और तकनीकों में एक रूपता प्रदान की जाए। तो वैश्विक स्तर पर जो पूरा विश्व है, उसमें दूरसंचार मानकों को निर्धारित करना कि एक सिस्टम पूरे वर्ल्ड के सभी देशों में दूरसंचार के नियमों को लेकर बना रहे और सुविधाओं को लेकर बना रहे। तो इन दूरसंचार सेवाओं और तकनीकी में एक रूपता लाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है इस सम्मेलन का। और ये कहां हो रहा है, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में ये सम्मेलन जो हो रहा है वो साउथ पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत दूरसंचार सेवाओं और तकनीकियों में एक रूपता लाने के इसमें 190 से ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो इसके मेंबर हैं। आप देखिए WTSA का जो सम्मेलन है 2024, उसमें 5G मतलब अब 6G होगा। ठीक है, 6G 5G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों संबंधित मानकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो आप जैसे जानते होंगे ये टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित है, तो इसमें 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सुरक्षा और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे विभिन्न विषयों पर यहां पर चर्चा होगी कि किस तरीके से एक रूपता लाई जाए विश्व के दूरसंचार सिस्टम में। ठीक, और इसी के साथ जो आपने देखा कि आज के जो इंपॉर्टेंट न्यूज थे उस पर हमने चर्चा कर ली। विभिन्न जो हमारे न्यूज थे, जैसे ये INS जो पोत शामिल किया गया है, सर्वेक्षण पोत, इसके अलावा जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। और उसके साथ साथ जो इस PSLV C37 के बारे में चर्चा कर ली। और उसके साथ साथ जो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है उसकी हमने चर्चा कर ली कि किन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज प्रदान किया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। तो इसी के साथ जो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज थे वो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।